हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में ना सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से, जहाँ से बहुत सारी अपडेट्स हैं, बड़ी अपडेट्स हैं और डेफिनेटली ऑफ कोर्स यहाँ पर इंटरेस्टिंग अपडेट्ट्स भी हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यार कैसे स्क्रिप्ट भी कैसे मैथ के फर्रों की तरह बनानी पड़ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग के बारे में। अब देखो यार, ये स्टोरी ना इंटरेस्टिंग भी है, एट द सेम टाइम कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन कई लोगों के लिए ना ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ना करते हैं, इसको सिंपल सा करते हैं। देखो यार, इस स्टोरी में ना हम लोग दो पर्सपेक्टिव की बात करते हैं सबसे पहले। अच्छा, जितने लोगों को नहीं पता स्टोरी का मैं प्लॉट बताया था। देखो प्लॉट सिंपल सा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स यहाँ पर एरिक टेन हैग के कहने पे शायद से यूनाइटेड फ्रैंकी डियोंग के लिए 70 मिलियन का ऑफर यहाँ पर डाल सकती है। और वहीं अगर हम स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर बार्सिलोना को पैसों की ज़रूरत है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि उनको समर में यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, उनको समर ट्रांसफर विंडो में यहाँ पर अच्छे से इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर एकमात्र तरीका है एक बड़ी सेल करने का, और वो है उस स्क्वाड में फ्रैंकी डियोंग। तो ये यहाँ पर इस समय प्लॉट का है। अब यहाँ पे ना दो स्टोरी है, एक है यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की और दूसरी है यहाँ पर बार्सिलोना की। सबसे पहले अगर बात करें ना यूनाइटेड की अगर तरफ की खबर की बात करें, अगर उधर की कहानी सुने, तो देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि आई थिंक कह सकते हैं कि फेवर करता है कि क्यों ये चीज़ हो सकती है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड को मतलब यूनाइटेड एरिक टेन हैग को काफ़ी अच्छे खासे पैसे देगी एक ट्रांसफर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पर यूनाइटेड के लिए 70 मिलियन यहाँ पर एक तरीके से आपको अफोर्डेबल है कि वो फ्रैंकी डियोंग जैसे प्लेयर के लिए एक 70 मिलियन की प्राइस देकर उसको यहाँ पर खरीद सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हाल ही में ना ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि एरिक टेन हैग ना मतलब डेक्लन राइस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल प्लेयर है, लेकिन वो मानता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेक्लन राइस के अराउंड अगर कोई इक्वल प्लेयर भी है ना तो वो हमको यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट में चीपर रेट पे मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स अगर फ्रैंकी डियोंग की बात करें तो फ्रैंकी डियोंग से बेहतरीन, मतलब मेरे को लगता है कि फ्रैंकी डियोंग इज एक्चुअली बेटर देन डेक्लन राइस, और इसमें कोई मतलब इसमें मेरे लिए तो कोई दौरा ही नहीं है। डू लेट मी नो कि आपके रिगार्डिंग आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि एरिक टेन हैग को यहाँ पर लगता है कि मतलब रिपोर्ट्स यहाँ पर ये है कि फ्रैंकी डियोंग ही वो प्लेयर है जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्ड की पजल को यहाँ पर सॉल्व कर सकता है, और एरिक टेन हैग वो बंदा है जो कि अटैकिंग वाइज कहें या फिर डिफेंसिव वाइज कहें फ्रैंकी डियोंग को एक अच्छे तरीके से अनलीश कर सकता है। ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो पॉइंट्स है जो कि इस डील को फेवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर बार्सिलोना की। अब सबसे पहले तो देखो खुद यहाँ पर जावी ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया था कि देखो फ्रैंकी डियोंग इज वेरी इंटीग्रल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जावी के इस पूरे बार्सिलोना के प्रोजेक्ट का। और देखो यार, ये मेरा यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन है कि देखो मानो या ना मानो, लेकिन यस अगर पेड्री इस पूरे बार्सिलोना के प्रोजेक्ट का एक अनटचेबल पार्ट है ना, तो भाई फ्रैंकी डियोंग भी बहुत हद तक एक अनटचेबल पार्ट ही है। लाइक सीरियसली यार, तुम खुद सोचो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम सर्जियो बुस्केट्स की बात करते हैं उसका रिप्लेसमेंट कौन है, आप खुद सोचो कि अगर फ्रैंकी डियोंग यहाँ से बार्सिलोना के सिस्टम से चला गया तो उसका रिप्लेसमेंट यहाँ पर कौन है, और उसका आंसर काफी हद तक इस पूरे फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर हम खुद फ्रैंकी डियोंग के पर्सपेक्टिव की बात करें ना, तो जहां लोग इस तरीके से कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ठीक है यार वो यूनाइटेड में जाएगा, यूनाइटेड एक बड़ा स्टेप हो सकता है। यूनाइटेड मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि यूनाइटेड, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड ये टॉप टायर के वो क्लब्स होते हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर प्लेयर स्विच कर सकते हैं अपने क्लब, अपने करियर में एक नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखो कि फ्रैंकी डियोंग का ये वाला मामला काफ़ी अलग है। अगर हम रोनाल्ड कोमन के अंडर की बात करें, यहाँ पर उसको जावी के अंडर उसको इंपॉर्टेंस मिल रही है, जावी के अंडर उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, जावी के अंडर उसको अहमियत और यहाँ पर रिस्पेक्ट मिल रही है, बारसा फैंस का सपोर्ट मिल रहा है, और ऑफकोर्स यार उसको प्लेइंग टाइम मिल रहा है और उसको यहाँ पर एक अच्छा स्क्वाड भी मिल रहा है। तो कुल मिला के ओवरऑल यहाँ पर बात यही है कि फ्रैंकी डियोंग शायद से खुद ही पर्सनल चॉइस नहीं चाहेगा कि वो यहाँ पर बार्सिलोना को छोड़े या नहीं। तो घुमा फिरा के देखो मेरा ओपिनियन तो यहाँ पर ये है कि ठीक है, लेकिन आई थिंक इट वोंट हैपन। मेरे को लगता है कि बार्सिलोना यहाँ पर इसको सेल नहीं करेगी, इवन दो यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं स्पेन में कि यहाँ पर बार्सिलोना को पैसे की ज़रूरत है, बट स्टिल मेरा मानना यहाँ पर ये है कि बार्सिलोना को पैसों की ज़रूरत होगी भी ना, वो तब भी यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग को सेल नहीं करेगी, और कर दिया तो मतलब फिर तो हमारी तो बल्ले ही बल्ले। लेकिन बार्सिलोना के एंड से मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा डम्ब मूव हो सकता है। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं हम यहाँ पर थोड़ी सी यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल वाले मैच की। वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग येट डिसअपॉइंटिंग स्पॉट था, यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस ने यहाँ पर पेनल्टी मिस करी, लाइक किसी भी इंडिविजुअल के लिए, और खास तौर से इस यूनाइटेड टीम में जो कि ऑलरेडी बहुत ही कोलैप्सिंग स्क्वाड है। और इससे बेकार तो क्या ही सीजन जा सकता है, डेफिनेटली वन ऑफ द वर्स्ट सीजन होगा, इफ ऑलरेडी नॉट द वर्स्ट सीजन।
अब इसके रिगार्डिंग ना यहाँ पे दो स्टोरीज है, सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि भाई रोनाल्डो को पेनल्टी क्यों नहीं दी। रोनाल्डो का कॉन्फिडेंस हाई है, रोनाल्डो का मोमेंटम हाई है, रोनाल्डो गोल स्कोर कर रहा है, रोनाल्डो इस समय कमिटेड है, वो कन्विक्शन है भाई उसमें, तो उसको पेनल्टी क्यों नहीं दे रहे, क्यों ब्रूनो को आपने दिया जो कि ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंस में लो है। अब इसके रिगार्डिंग ना दो स्टोरीज है। अगर सबसे पहले बात करते हैं रांगनिक की। अब रांगनिक ने ना खुद इस चीज़ को इंटरव्यू में ये बताया कि रोनाल्डो को उस टाइम अजीब लग रहा था, रोनाल्डो को उस टाइम नहीं लग रहा था कि वो 100% फिट है पेनल्टी लेने के लिए, और इसीलिए यहाँ पर उसने ब्रूनो फर्नांडिस को दी गई। अब रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। अब रिपोर्ट्स यहाँ पर ये लिस्ट करती हैं कि पहली चीज़ तो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत बेम्यूज, मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो थोड़ा वियर्ड हो गया था उसके लिए जब उसने देखा कि यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस खुद पेनल्टी ले रहा है, बट उसने यहाँ पर इस चीज़ को संभाला और सारा मामला उसने अपने आप पे ले लिया। जब ड्रेसिंग रूम में बात, मतलब ड्रेसिंग रूम में जिससे मामला ना बिगड़े, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ड्रेसिंग रूम यूनिटी, उसने यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस वाली सिचुएशन को अपने ऊपर ले लिया। मैं किस स्टोरी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ? ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर रांगनिक की स्टोरी पे ज़्यादा बिलीव करूँगा, बट मेरे को लगा कि दोनों पार्ट ऑफ द स्टोरी मेरे को आपको समझाना चाहिए, मेरे को आपको बतानी चाहिए। सो इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने बताया, बट डू लेट मी नो कि इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है कि यहाँ पर रांगनिक सच बोल रहा है या यहाँ पर जो रिपोर्ट्स एलिज करती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर रांगनिक सिर्फ कवर कर रहा है, बल्कि ऐसे में ब्रूनो फर्नांडिस को पेनल्टी चाहिए थी और उसने यहाँ पर पेनल्टी ले ली विदाउट एनी डिस्कशन विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब यहाँ पर थोड़ी सी मैनेजरियल मुद्दे की। अब देखो एरिक टेन हैग आ रहा है और डेफिनेटली रांगनिक कंसल्टेंसी रोल में जा रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स जा रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स शायद से आ सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली पॉइंट पता है क्या है, यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर मतलब इस समय मीडिया में ना अलग ही लेवल पे बकचोदी चल रही है, और अब मेरे को नहीं पता कि यहाँ पर सच है कि झूठ है। मैं आपके सामने स्टोरी रखूँगा। आई वुड हाईली रिकमेंड कि यार तुम लोग ना और जाके इस पर डीप रिसर्च करो और जाके यहाँ पर कमेंट्स अपना ओपिनियन, जब भी हम लाइव डिस्कशन करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। अब स्टोरी यहाँ पर ये है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स यहाँ पर रांगनिक ने ना एरिक टेन हैग के लिए पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है जिसको टर्म दिया जा रहा है एक्चुअली में अनट्रस्टेड प्लेयर्स, और इस लिस्ट में उन प्लेयर्स का नाम है जिस पे यहाँ पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, जिसकी कमिटमेंट पे यहाँ पर सवाल है, जिसकी लॉयल्टी पे यहाँ पर सवाल है, और जिसके डेफिनेटली एटीट्यूड की हम बात करें तो वो एटीट्यूड प्रोफेशनलिज्म से काफ़ी ज़्यादा दूर है। और इस समय अगर रिपोर्ट्स इस लिस्ट की अगर हम बात करें ना तो इस लिस्ट में नाम है हैरी मैग्वायर का, इस लिस्ट में नाम है यहाँ पर लूक शॉ का, और इस लिस्ट में नाम है यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड का। ये वो 3 प्लेयर्स हैं जो कि जिसको यहाँ पर एक तरीके से अनट्रस्टेड लिस्ट किया जा रहा है। अब इसके रिगार्डिंग अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करें ना स्टोरी में थोड़ा और डीप जाएं तो यहाँ पर ये बात भी चल रही है कि इंग्लिश प्लेयर्स यहाँ पर यही तीनों इंग्लिश हैं, और इंग्लिश 1-2 और नाम है जो कि कहीं ना कहीं वो सोर्स है जो कि लीक करते हैं ड्रेसिंग रूम की इंफॉर्मेशन मीडिया तक, जो कि एक्चुअली में जो होते हैं ना छोटे छोटे, आपने याद है 1-1.5 महीने पहले हम लोग बहुत डिस्कस करते थे इस चीज़ पे कि छोटे छोटे ग्रुप बन रहे हैं ड्रेसिंग रूम में, और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रोनाल्डो, डिएगो डैलोट, रफेवा, मतलब काफ़ी तरीके से छोटे ग्रुप तो बिचिंग मतलब होती है ना, बकचोदी करते हैं, तो वो यहाँ पर ये इंग्लिश प्लेयर्स का ग्रुप है। अब इसके रिगार्डिंग कितना इसमें सच्चाई है कितना नहीं, ये डेफिनेटली आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग भी अपने एंड से इस पर पूरी तरीके से रिसर्च करें, एंड आई विल डेफिनेटली हम आने वाले फुटबॉल डेली के एपिसोड में धीरे धीरे इस पर और यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर थोड़ी सी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की और बार्सिलोना की। अब लेवेंडोव्स्की ने ना खुद एक इंटरव्यू में इस चीज़ को कंफर्म किया कि हाँ देखो भाई, आने वाले टाइम में मेरा एजेंट और बायर्न म्यूनिख के बीच में मीटिंग होगी और उस मीटिंग में कुछ भी हो सकता है, और उसके रिगार्डिंग अभी कुछ भी कहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे यही स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि जिस तरीके से लेवेंडोव्स्की ने टोन में बोला था ना, वो एक तरीके से आप गुड बाय मैसेज भी कह सकते हो। लेकिन इसके कॉन्ट्रडिक्टिंग में जब बायर्न म्यूनिख के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू दिया ना, तो भाई वो तो अलग ही कॉन्फिडेंस, भाई उसका तो कॉन्फिडेंस ही आया था बायर्न उस लेवेंडोव्स्की को लेके। मतलब मैं ना उल्टे से स्टार्ट करूँगा जिसने लास्ट में बोला था, उससे पूछा जाता है कि भाई ठीक है अगर लेवा चला जाता है तो क्या आप हालैंड की रेस में जाओगे, जबकि सबको पता है कि हालैंड मैनचेस्टर सिटी। उसने कहा कि देखो लेवेंडोव्स्की इज द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड, और उसको रिप्लेस करना तो मतलब इज इम्पॉसिबल, और उसको रिप्लेस करने के बारे में अगर हम सोचेंगे भी ना तो हम यहाँ पर बेवकूफ़ कहलाएंगे। अब 2 चीज़ें यहाँ पर होती हैं। पहली चीज़ तो कि अगर लेवेंडोव्स्की चला गया तो देखो डेफिनेटली आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, चाहे लेवेंडोव्स्की बेस्ट स्ट्राइकर हो या ना हो, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट यह है कि ठीक है आपने हालांड वाली बात को डॉच किया है, यहाँ पर काफ़ी लोग ये भी सोच सकते हैं और सोच भी रहे होंगे इंक्लूडिंग मी कि ठीक है तुमको पता है कि हालैंड की रेस में तुम कहीं भी नहीं हो, मतलब हालैंड की रेस में इस समय बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई सा भी क्लब कहीं तक भी नहीं है दूर दूर तक। इट्स ऑल अबाउट मैनचेस्टर सिटी एंड अर्लिंग ब्राउट हालैंड। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट पता ये नहीं है, इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से
मतलब डायरेक्टर लेवेंडोव्स्की के बारे में कह रहा था ना, साफ दिख रहा था। यहाँ पर उससे पूछा था स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन का प्राइस टैग सेट कर रखा है। उसने कहा नहीं भाई, हम क्यों प्राइस टैग सेट करेंगे लेवेंडोव्स्की के लिए। लेवेंडोव्स्की का कॉन्ट्रैक्ट है बायर्न म्यूनिख के साथ 2023 तक, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइस टैग सेट करने की तो कोई बात ही नहीं है। उसने कहा कि डेफिनेटली यहाँ पर हम एक मीटिंग सेट करेंगे और इस मीटिंग में यहाँ पर नेगोशिएट करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर जो मीटिंग है ना, डायरेक्टर ने तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि अपने सारे पत्ते मीटिंग तक छुपा के रख दिए हैं, और उसके मीटिंग के बाद ही हमको पता चलेगा कि ठीक है भाई उस मीटिंग का क्या नतीजा निकला है, व्हाट इज द अल्टीमेटम, लेवा रुक रहा है या लेवा नहीं रुक रहा है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।